हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार IBPS SO का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिन्होंने सोचा कि मुझे भी IBPS SO के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरी क्लैरिटी करेंगे कि IBPS SO में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। हर चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS SO एग्जामिनेशन के बारे में, राइट। देखिए, इस बार के IBPS SO की एग्जाम्स की अगर बात कर ली जाए तो आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो आप सभी के सामने आ चुकी है। कैलेंडर आपका रिलीज कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, जो आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो अपनी टेंटेटिव कैलेंडर की सबसे डेट है वो 29 अगस्त 2026 है। 29 अगस्त 2026 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों, मेंस की बात अगर कर ली जाए तो 1 नवंबर 2026, 1 नवंबर 2026 को आपका मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा। तो डेट आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन में लगना है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लग चुके हैं, जो नहीं जागे हैं अभी तक तो भाई जाग जाओ। मार्च शुरू हो चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। तो 5 से 6 महीने बचे। एक बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन है आपके पास जिसमें आप आराम से इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। हर चीज देखने वाले हैं इस एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। आइए जरा शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज एक मोटिवेशन थॉट आप सभी लोगों के लिए, दैट की स्टार्ट अर्ली इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स, है ना। जरूरी है कि अगर आपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन या फिर जर्नी जो है वो अपनी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सिंपल सी लाइन है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर, भाई आप सभी को पता है कि होली स्पेशल चल रहा है आजकल सीजन पूरा, ठीक है। एकदम रंगारंग चीज़ें चल रही है ना। तो दोस्तों, इस होली पे अड्डा 24/7 आपको काफ़ी बड़ी ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहा है अपने महापेक्स के ऊपर, जिसमें आपको 80% तो फ्लैट है। ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा दोस्तों 81% का, ठीक है, विथ XX वैलिडिटी और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी अगर आप लोगों ने इस रेफरल कोड का यूज किया, जो बड़ा प्यारा सा रेफरल कोड है Y710, बड़े आराम से याद हो जाता है, Y710 Y710। इस रेफरल कोड का यूज करके आप हमारे महापेक्स में एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी आज ही से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर की दोस्तों ये रिक्रूटमेंट होती है बेसिकली, है ना, जो IBPS निकालता है। और खास तौर पे इन ये 6 जो आपके पास स्ट्रीम्स है इन पर निकाली जाती है। IBPS SO IT ऑफिसर, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो इन स्ट्रीम्स पे ये रिक्रूटमेंट आपका किया जाता है IBPS की तरफ से, है ना। चलिए, अब इसमें दोस्तों एक छोटा सा ओवरव्यू अगर देख लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन IBPS। कैडर की अगर बात कर ले तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO पर आपको ये रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। पोस्ट आपके अभी भी देखा हम लोगों ने, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग, राजभाषा पर आपको रिक्रूट किया जाता है। एग्जाम लेवल की दोस्तों अगर बात कर ले तो नेशनल लेवल का आपका एग्जामिनेशन होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन ही आप लोगों के फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है, प्री मेंस इंटरव्यू आपको यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी डिटेलिंग हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज होती है हमारे दिमाग में कि सर मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। ये बात तो सबसे पहले आती है दिमाग में कि सर मैं एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं, क्या मैं दे सकता हूं इस एग्जामिनेशन को। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में क्या, नेशनलिटी को लेकर, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आप इसको तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात आती है हमारे पास क्या दोस्तों, एज लिमिट को लेकर, राइट। तो आप किसी भी स्ट्रीम मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो इसो की, सभी में जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो मिनिमम आपका 20 साल है और मैक्सिमम आपका 30 साल है, ठीक है। तो 20 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए बेसिकली। और दोस्तों, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है ना, उस मंथ की पहली डेट तक आपकी ये एज इस कैटेगरी में मतलब इस रेंज में होना चाहिए बेसिकली। जैसे अगस्त में, मतलब अगस्त नहीं, जुलाई के आसपास हो सकता है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए डिटेल वाला। तो उसकी फर्स्ट डेट पकड़ लीजिए आप लोग, है ना, कि तब तक आपकी जो एज है वो इस रेंज में होना जरूरी है, ठीक। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे SC/ST कैंडिडेट जो है उनको 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट्स 3 ईयर्स का, PWBD कैंडिडेट्स 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक सर्विसमैन है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ साथ ही अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन उन्हें भी मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया हमारे पास। अगला आता है दोस्तों क्या,
कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर हमारे पास, है ना। तो दोस्तों साफ तौर पर मेंशन करा जाता है कि दिस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हर एक स्ट्रीम्स के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आईटी ऑफिसर के लिए। स्केल 1 पर आपको रिक्रूट किया जाता है आईटी ऑफिसर। एज लिमिट आप सभी को पता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात कर ले दोस्तों, तो 4 इयर्स की आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, किसी में भी की हो आपने, लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEACC B लेवल, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर दोस्तों किसी तरह का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपके मिनिमम इतने % होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, आप लोग अगर ग्रेजुएट है इन सब पार्ट्स को, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है इनमें से, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, है ना। आईटी ऑफिसर के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो दोस्तों हमारे पास आता है वो आता है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो सर उसमें क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहां पर भी 4 इयर्स की डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन, है ना, इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस हो गया आपके पास, डेयरी साइंस हो गया, फिशरी साइंस, फिजिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर, फिशरी इंजीनियरिंग। तो भाई इनमें से अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन करके रखा है, 4 साल की डिग्री होना जरूरी है, 3 नहीं 4 साल की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहां पर भी कोई आपका परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आईटी वाले बच्चों को बात क्लियर होगी, एफ वाले बच्चों को बात क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो राजभाषा अधिकारी का है। तो यहां पर भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी चाहिए संस्कृत में विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज द सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले लॉ ऑफिसर की, तो भाई आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसलिंग, तो भी क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं लॉ वाले बच्चे, है ना। फिर बात करें HR एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो दोस्त ग्रेजुएट आपका चाहिए एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। तो ये वाला पार्ट आपका होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप HR एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात कर ले मार्केटिंग ऑफिसर की दोस्तों, तो ग्रेजुएट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, या फिर 2 ईयर फुल टाइम PGDBM, PGDBM, PGPM, PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग ऑफ, क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ना। तो ये चीजें अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बात सभी को। तो आई होप कि ये एजुकेशन वाला जो पार्ट है सभी को क्लियर होगा, है ना। थोड़े से कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग, कि ध्यान रखिए कि नो इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल बाय IBPS और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो मांगा गया है वो आपको प्रेजेंट करना है। उसके अलावा फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर, जो मतलब IT ऑफिसर के अलावा जो अदर पोस्ट है ना, वहां पर क्या बोला गया उन्होंने कि कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होता है ना, वो अंडर 24 से करवा दिया जाता है आप लोगों को, तो बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है ना। और दोस्तों कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सिंगल पोस्ट ओनली, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2-2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।
मल्टीपल एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात ये सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इस एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों इसके बारे में अगर जान ले हम लोग, तो देखिए भाई जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है आप लोगों का, है ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेज का ये आपका क्या है एग्जामिनेशन होता है ना। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होता है ना, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और जो प्रीलिम्स है दोस्तों ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है इसको, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मस्ट है, इसको क्वालिफाई करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। तो क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेंस में आपका स्कोर और इंटरव्यू में आपका स्कोर, इन दोनों पर बेसिस, इन दोनों के पर बेस्ड आपका फाइनल सिलेक्शन करा जाता है। कट ऑफ अच्छी खासी गई है 2025 की, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब दोस्तों बात कर ले क्या कि सर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो देखिए जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है दोस्तों, इसमें हम बात करें किसकी, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, राजभाषा अधिकारी की एंड लॉ ऑफिसर की, ठीक है। तो इनके प्रीलिम्स में इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहते हैं, है ना, और 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। वहीं पर रीजनिंग सेक्शन की बात कर लें, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, तो इनका पेपर होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी सेक्शन टाइमिंग दे रखी होती है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्केबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए इनको क्वांट नहीं आता है, मतलब इनके पेपर में क्वांट नहीं आता है मेनली, है ना। अब दोस्तों अदर स्ट्रीम्स की अगर बात कर ली जाए, जैसे आईटी ऑफिसर, एएफओ, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर ले, तो यहां पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है प्रीलिम्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। इंग्लिश हर बार परेशान करती है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग सेक्शन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट्स मिलेंगे। यहां पर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस नहीं होता है इन बच्चों के लिए, है ना। और लॉ ऑफिसर में क्या था और राजभाषा में क्वांट नहीं था, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांट आपको पढ़ना पड़ेगा मेनली, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, आराम से कंप्लीट हो जाए, कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की दोस्तों होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सन ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर देखा जाए जो, तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जिस स्ट्रीम से आप लोग बिलोंग करते हो उसी का एग्जामिनेशन होता है मेनली, है ना। तो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर आपका रहेगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा दोस्तों जो राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे हैं इनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव भी रहता है और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के 45 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60 मिलेंगे आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो पेपर आपका होता है वो पेन पेपर में नहीं होगा, आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस वैसी आपको रखने की जरूरत पड़ने वाली है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पेनल्टी रहेगी आपकी रॉन्ग नंबर के, मतलब 0.25 की आपकी कह रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर, है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी करी जाती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, है ना, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये बातें क्लियर होगी सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा फिर ये 2 प्रोसेस के अलावा आपका रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है बेसिकली, है ना, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, और जिसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में वो आपको लाने पड़ते हैं कितने, 40%। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रीलिम से मेन से, है ना, प्रीलिम्स में आपको सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ जो बनता है वो भी क्लियर करना जरूरी है। जब सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करोगे तो फिर आप आगे जाओगे, है ना। और फिर ये इंटरव्यू में देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे उन्होंने, 40% रखा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD कैंडिडेट्स हो, तो 35% मार्क्स आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मेंस का एग्जामिनेशन जो अपना होता है ना, और इंटरव्यू की बात कर लें तो 80-20 का रेशो यहाँ पर चलता है, मतलब 80% आपका वेटेज मेंस का है और 20% वेटेज किसका है, इंटरव्यू का है। तो दोनों हमारे लिए जरूरी है ना, ठीक है, ये चीजें हैं और इसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर करा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। और हाँ, इंटरव्यू आप लोग किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में दीजिए। लैंग्वेज
कभी भी बैरियर नहीं बनती, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इंटरव्यू में आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें अपना इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों, ठीक है। क्लियर बात। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दोस्तों सैलरी, सर पैसा कितना मिलेगा हमें, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों सैलरी की अगर बात कर ली जाए तो सैलरी काफ़ी बढ़िया मिलती है ना, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है बेसिकली। सो अगर आप लोग बेसिक पे देखेंगे दोस्तों, तो बेसिक पे आपका 48,480 आपका क्या होता है, बेसिक पे होता है ना। और आपकी जो सैलरी बनती है ना, जनरली मतलब जो सैलरी आप लोग की बनती है लोकेशंस के हिसाब से, वो 55 से लेकर 60,000 की रेंज में बनती है, 55 से 60 की रेंज में। बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों, बहुत बढ़िया सैलरी आप लोगों की है ना। तो ये सैलरी रेंज है आप लोगों की, है ना। गवर्नमेंट जॉब आप लोगों की मिलती है बेसिकली। और इसके अलावा अगर बात कर लें, कई सारे आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया आपके पास, सिटी कम सिटी अलाउंस हो गया आपके पास में, स्पेशल अलाउंस हो गए, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, डेरेंस अलाउंस हो गया, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गए, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गए और लीज अलाउंस हो गया आपके पास में। तो ढेर सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, कई सारे अलग अलग तरह के आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो सैलरी को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सैलरी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी सैलरी है ना। एक गवर्नमेंट जॉब है अपनी, एक कम उम्र में, क्योंकि 20 साल से तक की एज वाले बच्चों को भी ये अलाउ करते हैं, 20 साल से ऊपर वाले मतलब, ठीक है। तो कम उम्र में आप ज्वाइन करोगे, है ना, और उसमें आगे ग्रोथ के भी चांसेस दोस्तों बहुत सारे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाना है अपने को, हमें सीखते रहना ज़रूरी है। अभी देखेंगे और भी चीज़ें, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर बाकी सबसे कंपेयर किया जाए, जैसे प्राइवेट सेक्टर से अगर कंपेयर करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो रोल रहता है आप लोगों का, प्रेशर मतलब कम रहता है ना। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आप लोग के यहाँ पर होते हैं बेसिकली। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये रहता है कि आप लोग जिस स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उसी स्ट्रीम में आपको काम करने को मिलेगा। आईटी ऑफिसर उसी फील्ड में काम करेंगे, एचआर वाले उसी फील्ड में काम करेंगे, है ना। राजभाषा वाले अधिकारी वाले वो उसी फील्ड में काम करने वाले। तो जिस फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, अपनी पढ़ाई करी है, उसी फील्ड को आप लोग वहाँ पर यूज़ करोगे, उसी नॉलेज को आप लोग वहाँ पर यूटिलाइज करोगे बेसिकली। तो इसलिए ये जॉब ना बहुत प्यारी जॉब है, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किस तरह से है, तो भाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की दोस्तों अगर बात कर ले, तो देखिए यार, सबसे पहली चीज़ तो कि एक तो ये कि अगर आप देखें तो आप लोग, जैसे हमने अभी कहा आपसे कि जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, उसी फील्ड में आपको काम करने को मिलता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, उसी फील्ड में आपको काम करने को मिलता है। जैसे आईटी ऑफिसर, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ग्रेजुएट, है ना, लॉ ऑफिसर के लिए, सभी के लिए अलग अलग वाला पार्ट है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपना ग्रोथ अगर देखें दोस्तों, है ना, तो देखिएगा सिंपल सी बात है कि आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट्स अपॉइंटेड टू स्केल 1, है ना, एंड स्केल 2 पोजीशंस अंडरगो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी बेसिकली यहाँ पे, है ना, एंड असेसमेंट्स एम्ड टू एनहांस देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइजेस। क्योंकि हमें शुरू में तो काम आता नहीं है, हमें काम सीखना पड़ता है। तो काम हमें पहले सिखाया जाता है कि क्या काम किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोग्राम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन करियर डेवलपमेंट, है ना, इक्विपिंग कैंडिडेट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ विद इन IBPS SO। प्रमोशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर प्राइमरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस। तो जैसे आपकी मेरिट बनती है, आपकी परफॉर्मेंस जिस तरह की रहती है, उस बेसिस पर आपके प्रमोशंस यहाँ पर दोस्तों करे जाते हैं, है ना। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एडवांस इन देयर करियर एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल क्वालिटी टू लाइफ, द फॉलोइंग हायरार्की। ये कुछ इस तरह से हायरार्की है। तो देखिए मेन चीज तो क्या है कि वहां पर आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है ना, आपके अंदर कितनी सीखने की कैपेबिलिटी है ना, आप कितना सीख सकते हो, कितना अपने आप को प्रूफ कर सकते हो बेसिकली। और देखिए जब कम एज में ज्वाइन करते हैं ना, तो एक अलग जोश, एक अलग आग रहती है अपने अंदर, है ना, कि यार कुछ करके दिखाना बेसिकली, है ना। तो वही चीज आप बरकरार रखिएगा बेसिकली। तो ग्रोथ के चांसेस तो दोस्तों बहुत सारे रहते हैं इसमें, है ना। देखिए आप लोग ना अभी जैसे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आपको रिक्रूट किया जाएगा ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। फिर आप स्केल 2 पर जाएंगे मैनेजर लेवल, स्केल 3 आपका सीनियर मैनेजर लेवल, स्केल 4 चीफ मैनेजर, स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 डेप्यूटी जनरल मैनेजर और स्केल 7 जनरल मैनेजर। तो ये एक हायरार्की आप लोग की जहाँ पर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए और भी चीज़ें दोस्तों कि सर प्रमोशंस का क्या सीन है। तो देखो दोस्तों ऐसा है कि जैसे आप लोग अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंट्री लेवल पर आप ज्वाइन किया, स्केल 1 पर ज्वाइन किया, है ना, ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन आपकी होगी, तो कम से कम 3 से 5 साल करीब करीब लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी मतलब आप कितने कैपेबल है बेसिकली, है ना। और उसके बाद में आपको मैनेजर पर रिक्रूट कर दिया जाता है, स्केल 2 पर आपको रिक्रूट कर दिया जाता है। सीनियर मैनेजर पर जाने के लिए फिर अगेन आपके वही 5 से 7 साल का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लगता है दोस्तों, ठीक है। और फिर अगर आप स्केल 4 की अगर बात करें तो 10 से 12 साल लग जाते हैं यहाँ तक आते आते, यहाँ से शुरू से देखेंगे तो
स्केल 5 पर जाते हैं तो 13 से 16 साल लग जाते हैं, ठीक है। इधर अगर देखोगे दोस्तों तो 17 से 20 साल लग जाते हैं, और ये यहाँ तक जाने के लिए इसके लिए काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों की देखी जाती है, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड की चेक करा जाता है बेसिकली, है ना। तो ये मत सोचा करो कि जब आप काम करोगे तो आपको कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। सब चीज़ें देखी जाती है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ आपकी ट्रैक करी जाती है, बस हमें पता नहीं चलता है ना। इंसान को लगता है कि यार किसी को क्या ही पता चल रहा है ना, कर लो ऐसी, तो फिर वहीं रह जाता है इंसान फिर वो, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चेक करा जाता, हर चीज़ चेक करी जाती है, हर चीज़ देखी जाती है आप लोगों की कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास रहता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे दोस्तों अगर बात कर लें तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ रखे जो आपके करियर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंट गुड अप्रेजल, कंसिस्टेंसी हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है ना। और इधर क्या आ जाएगा, पोर अप्रेजल रेटिंग आप लोगों की वो गिरा दी थी चीज़ों को, है ना। क्लियरिंग इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे। सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास जैप कैप वाले सर्टिफिकेट जो होते हैं दोस्तों, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देते हैं आप लोगों को अपने करियर में, है ना। और स्पेशली बैंकिंग फील्ड में लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विलिंगनेस टू रिलोकेट, मतलब आप लोगों को जैसे मान के चलो कि कहीं और दूसरी जगह रिलोकेट करना है कि आपको बोला जाए तो एकदम तैयार कि हाँ सर ठीक है मैं चले जाऊँगा सर, मैं ऐसा कर लूँगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि यार वो होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्टेंस वाली, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा मैं तो यहीं रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगी। नेगेटिव फैक्टर्स में ये सारी की सारी चीज़ें कि पुअर अप्रेजल रेटिंग आपका बनेगा, है ना। डिसिप्लिनरी इश्यूज आपके पास नहीं होना चाहिए। पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस अगर रहेगी तो दिक्कत है आपके लिए। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, अगर आप कुछ खुद से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो तो भी दिक्कत है ना। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखोगे तो भी दिक्कत है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है वहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने आप को बिल्कुल रिजिड नहीं बनाना है, क्लियर। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लोग कर सकते हो। एक तो जेप सर्टिफिकेट होता है ना, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, एक कैप का सर्टिफिकेट आपके पास है। उसके अलावा ये डोमेन स्पेसिफिक कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। जैसे आईटी के लिए सिस्को हो गया, AWS का हो गया, साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट हो गया, HR के लिए SHRM हो गया, HR हो गया, एनालिटिक्स वाला पार्ट हो गया, मार्केटिंग के लिए गूगल फेसबुक सर्टिफिकेट हो गए, लॉ ऑफिसर के लिए IPR ना, बैंकिंग लॉ स्पेशलाइजेशंस। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लोग कर सकते हो, जो कि आपकी मतलब देखो यार कोई भी अगर स्पेशल चीज़ आपके पास होगी, एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके लिए, तो वो आपको एक एज ही प्रोवाइड करेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बढ़ा जाए, है ना, सो जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रांसफर्स का क्या सीन होता है, कि हमने सुना कि बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो देखो ऐसा है कि यूजली आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर कर दी जाते हैं, और उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस नहीं होता है तब वो ट्रांसफर में भी शायद रुक सकते हैं, अदरवाइज तो आपके ट्रांसफर 3 से 4 5 साल के अंदर एक लोकेशन से किसी और लोकेशन पे कर दी जाएंगे, है ना। तो आप लोग एकदम फ्लेक्सिबल रखना अपने को कि मुझे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, मुझे उसके लिए रेडी रहना है, दैट्स इट। जिस हिसाब से बैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप लोगों को ये पोस्ट करेंगे, है ना, मतलब ये आपकी पोस्टिंग उस हिसाब से करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे AFO की पोस्टिंग की अगर बात कर लें तो AFO क्या होता है, मोस्टली रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में आपकी पोस्टिंग करी जाती है, ठीक है, क्योंकि फील्ड विजिट एक्सेप्टेड होते हैं। और IT ऑफिसर को मोस्टली जोनल हो गया, हेड ऑफिस हो गए, अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं। लॉ ऑफिसर को भी रीजनल ऑफिस हो गए, लीगल सेल्स के लिए। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अर्बन एंड ब्रांच बेस्ड। तो इन सब पर आपकी मेनली पोस्टिंग करी जाती है फील्ड के हिसाब से, मतलब जो स्ट्रीम्स के हिसाब से वो थोड़ा सा बाइफिकेशन हो जाता है मेनली, है ना। चलिए दोस्तों एक चीज़ और कि ये कौन डिसाइड करता है हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए जितने भी आपको बैंक्स रहते हैं, तो जिस बैंक में आपको अलॉटेड करा गया है वो बैंक डिसाइड करता है कि भैया आपको कहाँ पोस्ट करना है, क्लियर बात है ना। लोकेशन, तो मेरे भाई लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी हो सकती है, इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहे पहले से, ठीक है। ट्रांसफर्स होता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ट्रांसफर कर जाते हैं 3 से 5 साल के बीच में, है ना। उसके अलावा स्टेबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी, इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, ये गलत लिखा है, मॉडरेट नहीं है, अच्छी स्टेबिलिटी, मतलब ये मॉडरेट का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर आप लोग 10 से 12 साल बिता दोगे, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर्स आपके कर दी जाएंगे, 3 से 5 साल बहुत हो गया, अलग लोकेशन ऐसा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अगर बात कर ली जाए, है ना, ये तो आपको पता ही है कि जिस स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन करा है, कंप्लीट किया है, तो वो नॉलेज आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप जो पढ़ाई आपने करी है उसी नॉलेज को आप लोग इस फील्ड में, मतलब इस SO ऑफिसर
बनने के बाद में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के बाद में आप लोग अपने नॉलेज को और बेहतर तरीके से वहाँ पर यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो इनकी बहुत अच्छी है। एक सबसे अच्छी बहुत बात ये लगती है सब हमें, है ना। उसके अलावा यार एसओ के लिए आप देखोगे तो सैलरी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी मिलती है ना। स्पेशलाइज्ड कैरियर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, जॉब सिक्योरिटी आपकी रहती है ना। अ चांस टू यूज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये हमें बहुत लाइन प्यारी लगती है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसी को आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, और दोस्तों बाकी तो सिलेबस का पार्ट हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो आज के सेशन में हम सिलेबस तो डिस्कस नहीं करेंगे आईबीपीएस एसओ का, कि क्या सिलेबस रहता है आपके एग्जामिनेशन का, है ना। इसका एक वीडियो हमने बना रखा ऑलरेडी, वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर। चलो दोस्तों, तो आई होप कि यार आपको ये आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। दोस्तों एक बात है कि कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आप शुरू कर रहे हो तो शुरू करने के साथ साथ उसको कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत तो हर कोई करता है यार, टिकते बहुत कम लोग हैं, है ना। ठीक है, तो टिकना टिकना ज़रूरी है, हमें हमें शुरुआत भी करनी है और अपने को टिके भी रहना है इस पूरे मैदान में, इस पूरे महीने में, जितने भी महीने बचे हमारे पास में। कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, राइट, क्लियर है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने लेके चल रही है सारे सब्जेक्ट्स में, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अप्रोचेस को बेहतर करनी है सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हमें सुधार लाना ज़रूरी है उसमें, है ना। ठीक है, और एग्ज़ाम आपके सामने मेरे भाई, है ना। और अगर एक छोटी सी नज़र आप इस पर डालोगे कि कब कब नोटिफिकेशन आया हम लोगों का, तो देखिए जैसे 2022 में नवंबर में नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो गया था। 2023 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में एग्जामिनेशन, यहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया। 2024 में अगस्त में एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया, नवंबर में एग्जामिनेशन, यहाँ भी टाइम मिला। यहाँ पर जुलाई में नोटिफिकेशन आया और अगस्त में एग्जामिनेशन हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि भैया अगस्त में एग्जामिनेशन है, तो मेरे भाई अगस्त में एग्जामिनेशन है तो अनडाउटेडली जुलाई में आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब मतलब इससे तो ये लग रहा है ना एक तरह से, तो जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, उसके बाद एक महीना मिलेगा सिर्फ, मुश्किल से एक महीना। ठीक है, क्योंकि अपना एग्जामिनेशन दिसंबर नवंबर में नहीं है, अपना एग्जामिनेशन कब है, अगस्त में है। तो जुलाई में नोटिफिकेशन आना जहाँ तक है कन्फर्म है एक तरह से। ठीक है, बट बाकी भी फिर देखते हैं हम लोग। तो यार समय ज़्यादा नहीं है, अपने को प्रिपेयर करना है। और एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है ना कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर। तो ये बातें हैं कुछ कुछ। तो अब यार देखो, लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। दूसरी बात कि कोई डाउट अगर बच गया हो अभी भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो आईबीपीएस एसओ के लिए, तो आप लोग हमारे कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो, है ना। कोर्सेज में इनरोलमेंट के लिए दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा रेफरल कोड है, इसको ध्यान रखो यार सब लोग, है ना। Y710, ये एक रेफरल कोड है। Y710 Y710 एक रेफरल कोड है जिसका यूज़ करके आप हमारे कोर्सेज में अगर इनरोल करते हो, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। चाहे वो एसओ की बात कर लें या फिर अदर एग्जाम्स की बात कर लें, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, है ना। फिलहाल में होली स्पेशल ऑफर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें दोस्तों फ्लैट 80% का डिस्काउंट है, लेकिन ये डिस्काउंट जो है आपका वो 81% का हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा सा रेफरल कोड यूज़ किया जो अभी बताया था Y710, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, है ना, Y710 Y710, तो आपको डिस्काउंट 81% का मिलेगा। 2x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, है ना। ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस एसओ के जो बैचेस है वो बैंक महापिक प्लस का हिस्सा है। तो अगर आप बैंक महापिक प्लस में इनरोल करते हो तो आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन हो जाएगी, रेगुलेटरी बॉडीज के जितने बाकी एग्जामिनेशन है, आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससी, आईआरडीए, है ना, और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के जो अदर एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन आपकी करा दी जाएगी। ठीक है, किसमें, बैंक महापिक प्लस में। तो देखो ये जो बैंक महापिक प्लस है वो इतने सारे एग्जाम्स को कवर्ड करता है, राइट। और अगर देखें तो ये रेफरल कोड है, और ये जो बैंक महापिक प्लस है इसमें बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, इंश्योरेंस सेक्टर के सारे एग्जाम कवर्ड है, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स कवर्ड है, एसओ के सारे एग्जाम्स कवर्ड है बैंक महापिक प्लस में, है ना। बस इसमें एनरोलमेंट के लिए ये रेफरल कोड रहेगा। देखो ये बार बार रेफरल कोड इसलिए बता रहे ताकि आपको याद रहे कि हमें यूज़ क्या करना है, Y710 यूज़ करना है अगर इसमें एडमिशन लेना बैंक महापिक प्लस में तो। ठीक है, क्लियर बात। और बाकी इसके फीचर्स आप लोग देख सकते हो दोस्त, है ना। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके फीचर्स वगैरह देख सकते हो, है ना, कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके सारे के सारे हमने यहाँ पर रख रखे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो इनरोल करिए बैंक महापिक प्लस में, है ना। बाकी तो होली एंजॉय करना ही है आपको, करिए अच्छे से, हो चुकी है होली अब,
है ना। अब दोस्तों प्रिपरेशन में लग जाना है ना। मार्च आ चुका है। जैसा जितना सोचते रहोगे ना उतना टाइम निकलते जाएगा बस। और बोलते हैं ना रेत की तरह टाइम फिसलता रहता है, रुकता नहीं है वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो इंतज़ार नहीं करना है, अपनी कोशिशें करिए आप लोग, है ना। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है यार कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, अपना सिलेक्शन लेना है। तो सेल्फ कर रहे हो प्रिपरेशन, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे साथ जुड़ना है तो इस रेफरल कोड का यूज़ करिए, कोर्सेज में एनरोल करिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।